और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह को उर्फ राजा भैया के तलाक पर आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई होगी। राजा भैया पत्नी भानवी सिंह से तलाक चाहते हैं और लंबे समय से दोनों अलग अलग रह रहे थे। और रघुराज प्रताप सिंह प्रतापगढ़ के कुंडा के विधायक हैं, तो वहीं भानवी सिंह बस्ती राजघराने की बेटी हैं। 1995 में दोनों की शादी हुई थी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भानवी सिंह का राजा भैया के अक्षय प्रताप सिंह से विवाद हो गया था, जो कि राजा भैया का बेहद करीबी है, जिसमें राजा भैया ने अक्षय प्रताप का साथ दिया था। ये भी एक बड़ी वजह तलाक की निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जो अर्जी दायर की गई है तलाक की, उसमें घरेलू विवाद एक बड़ा कारण बताया गया है, जिसके चलते राजा भैया भानवी से तलाक लेना चाहते हैं। आज साकेत कोर्ट में पेशी होगी, सुनवाई होगी, तो आज दोनों वहां पर कोर्ट में पहुंच सकते हैं। तो घरेलू विवाद एक बड़ा कारण निकलकर सामने आया, जिसके चलते दोनों अलग होना चाहते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले जानकारी ये भी सामने आई थी कि अक्षय प्रताप सिंह, जिस पर भानवी ने कई गंभीर आरोप लगाए थे, और अक्षय प्रताप सिंह रघुराज सिंह का बेहद करीबी माना जाता है, और ऐसे में राजा भैया ने अक्षय प्रताप का साथ दिया था। और माफिया अतीक के परिवार पर बीएसपी मेहरबान दिख रही है। बताया जा रहा है कि बीएसपी ने अतीक फैमिली को फिर से मेयर का चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। अब शाइस्ता की देवरानी जैनब को प्रयागराज से मेयर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया है। जैनब बरेली जेल में बंद अशरफ की पत्नी है। आपको बता दें कि उमेश पाल मर्डर केस में नाम आने और इनाम घोषित होने के बाद से बीएसपी ने शाइस्ता परवीन का टिकट काटा था। हालांकि देखिए, विवाद काफी ज्यादा बढ़ा, जिसके बाद में अब जानकारी ये भी मिल रही है कि शाइस्ता परवीन की देवरानी जैनब को बीएसपी टिकट दे सकती है और वो मेयर का चुनाव लड़ सकती है। तो ऐसे में अतीक की फैमिली पर जहां एक तरफ योगी सरकार कई बड़े फैसले ले चुकी है, कार्रवाई भी लगातार की जा रही है, और कई ऐसे संगीन मामले जिसमें अतीक अहमद के परिवार की भूमिका संदिग्ध पाई गई। खासकर उमेश पाल हत्याकांड में भी अतीक के परिवार की भूमिका काफी ज्यादा संदिग्ध थी। अब ये सवाल कई सारे, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएंगे कि उमेश शूटआउट को लेकर बीएसपी के कुछ नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, और अतीक के घर से मिले रजिस्टर से बीएसपी नेताओं से पैसे लेने देने को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। और शूटआउट से 3 महीने पहले लेन देन हुआ था। अतीक के नौकर से भी पूछताछ में बीएसपी नेताओं को पैसे दिए जाने की जानकारी है। और सूत्रों की माने तो शाइस्ता ने बीएसपी कोऑर्डिनेटर को 3 बार पैसे दिए। इतना ही नहीं, शाइस्ता को बीएसपी में शामिल कराने से पहले एक पार्टी भी हुई थी। अतीक के घर पर कई बार बीएसपी के पदाधिकारियों को पार्टी दी गई। इसी के साथ आपको बता दें कि उमेश पाल शूटआउट से ठीक पहले प्रयागराज जोन में कोऑर्डिनेटर बदल दिया गया। हालांकि 3 दिन में पहले कोऑर्डिनेटर की फिर से वापसी हो गई। और एक जानकारी ये जो निकलकर सामने आ रही है कि बीएसपी के नेताओं ने पैसे को लेकर काफी ज्यादा लेन देन भी हुआ था। और चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रयागराज में पुलिस ने अतीक के गुर्गे उबैद को भी गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद उबैद पर रंगदारी मांगने का आरोप है। आरोप के मुताबिक 7 अप्रैल को उसने 2 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। मोहम्मद अख्तर नाम के शख्स ने जैद और उबैद पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया, जिसके बाद से पुलिस ने उबैद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि जैद अभी भी फरार चल रहा है। यानी कि एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरे की तलाश जारी है और पुलिस काफी गंभीरता से छानबीन में जुटी हुई है। और निकाय चुनाव के ऐलान के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बड़ी बैठक करेंगे। आज शाम 5 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम और साथ ही सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक कई मायनों में काफी ज्यादा खास मानी जा रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगरीय निकाय इलेक्शन को लेकर कल तारीखों का ऐलान हुआ, और ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर बैठक करेंगे। शाम 5 बजे ये बैठक होगी, जिसमें तमाम मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो यूपी के सभी बड़े नेता आज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, जिसमें जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है।
तो निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों और आम लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह दावेदार टिकट पाने में लगे हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर कैसा है उत्साह, आपको अपने संवाददाता की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। और साथ ही हमारे साथ भी कई सारे संवाददाता जुड़ गए हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात है वो आपको बताएंगे। गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी जुड़ गए हैं, तो वहीं अयोध्या से निमिष गोस्वामी और फिरोजाबाद से देवेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। तो सभी संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको बताएंगे। सबसे पहले गोरखपुर चलते हैं, रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, ऐसे में नगरीय निकाय इलेक्शन को लेकर किस तरह की तैयारियां और साथ ही जनता का रुख क्या कुछ स्पष्ट हो पाया है कि विकास कार्य को लेकर कितनी ज्यादा संतुष्ट है? बिल्कुल, जहां तक तैयारियों की बात है तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह करीब 11 बजे यहां पे करीब 1100 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। और उसी में उन्होंने गोरखपुर की जनता से अपील किया था कि ट्रिपल इंजन की सरकार जब होगी तो विकास कार्य तेजी से होगा और वो जो विकास अभी दिख रहा है वो और तेजी से गति पकड़ेगा। गोरखपुर नगर निगम के साथ साथ गोरखपुर जिले में 11 नगर पंचायतें हैं। हालांकि नगर निकाय की कोई भी सीट यहाँ पे नहीं है, नगर निगम की 1 और नगर पंचायत की 11 सीटों पे चुनाव होना है। इस बार नगर निगम की जो सीट है वो अनारक्षित कर दी गई है, पहली बार ये सीट अनारक्षित है। और इस बार मुकाबला थोड़ा सा इस कारण कड़ा होने है क्योंकि 32 नए गांवों को इसमें जोड़ा गया है और वो 32 नए गांवों को 70 वार्डों में ही बांटा गया, यानी कि वार्डों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। तो इस बार जो चुनाव है थोड़ा सा रोचक होने वाला है। गोरखपुर के कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? बिल्कुल, वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उपेंद्र का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, वाराणसी में कितनी सीटों पर इलेक्शन होने हैं और साथ ही अगर आपके पास में वाराणसी की अगर जनता हो तो प्लीज उनके भी रिएक्शंस लीजिएगा कि सरकार से कितना ज्यादा संतुष्ट है? बिल्कुल, देखिए इस बार रामनगर नगर पालिका को वाराणसी नगर निगम में मर्ज कर दिया है, इसलिए 90 के बजाय 100 वार्डों में चुनाव होगा और 16 लाख मतदाता अपना मेयर और अपने पार्षद चुनेंगे। सबसे लंबी फेहरिस्त प्रत्याशियों की भाजपा के पास है। हमारे साथ भाजपा के जिला मंत्री शिवानंद राय जुड़े हुए हैं। सबसे लंबी फेहरिस्त है और आप लोग, मैं देख रहा हूं कल से आपके 2 कैबिनेट मिनिस्टर प्रभावी मतदाता सम्मेलन कर रहे हैं। क्या हुआ, लग रहा है इस बार डरे हुए हैं कि वो जो वाला क्षेत्र आ गया है उससे आप लोग घबराए हुए हैं क्या? 2 कैबिनेट मिनिस्टर मतदाता जागरूकता में इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी विकास योजनाएं हैं उनको आम जनमानस तक मतदाता के साथ साथ कार्यकर्ताओं को बताने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल अभी भी देखिए बना हुआ है कि इस बार सबसे लंबी फेहरिस्त है आप क्या टिकट मांगने की, तो इस बार सबसे ज्यादा गुटबाजी भी आपके यहाँ है होनी है क्योंकि जब भी एक को मिलती है तो 4 नाराज होते हैं, तो उससे कैसे निपटेंगे? और अनारक्षित टिकट है इस बार, सवर्ण इस बार ज्यादा टिकट मांग रहे हैं और बैकवर्ड अपनी लाइन में लगे ही हुए हैं, बैकवर्ड लाइन में लगे हुए टिकट मांग रहे हैं। जो चुनाव निर्णय लेगा, जो चुनाव निकाय जैसे एक नियम बना हुआ, आपसे ही पूछ लूंगा क्या करेंगे उस गुटबाजी से निपटने के लिए? भारतीय जनता पार्टी बिना गुटबाजी के संगठन चलाता है और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता एक बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की नीति और परिवार की स्वच्छ और साफ नीति है। जो संगठन का निर्णय होता है संगठन कार्य के हिसाब से तय करता है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, और यहाँ गुटबाजी नहीं है। अरे तो बहुत सारे नेताओं के तो परिवार वालों के लिए भी टिकट मांग रहे हैं, तो कैसे निपटेंगे अब? ये संगठन परिवारवाद से नहीं चलता, ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज। बिल्कुल उपेंद्र, बीजेपी की एक खासियत कि गुटबाजी की बात कभी भी नेताओं की जुबान से आप नहीं सुन सकते। और रामनगरी अयोध्या चलते हैं जहां से निमिष गोस्वामी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, निमिष का रुख कर लेते हैं। निमिष, शहर की सरकार को लेकर अयोध्या में किस तरह की तैयारियां और जनता का क्या कुछ रुख क्या अभी तक स्पष्ट हो पा रहा? अगर आपके आसपास कुछ लोग होंगे तो उनसे बात कीजिएगा, क्या वो शहर की सरकार से संतुष्ट हैं? देखिए, सत्या के गलियारे में रामनगरी की हलक हमेशा बनी रही है। भगवान राम के नाम पर चाहे वो वोटों का ध्रुवीकरण हो या फिर विकास के नाम पर। फिलहाल अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने विकास की जो गाथा लिखी है उसको देखते हुए नगर निगम की सीट पर अयोध्या जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हमारे साथ एक संत मौजूद है, इसके अलावा कुछ स्थानीय मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि इस बार नगर निगम का चुनाव में क्या खासियत होने वाली है, कैसे देख रहे हैं और विकास को कितनी तरजीह दे रहे हैं। और नगर निगम का चुनाव आ गया है और 11 मई को यहाँ द्वितीय चरण में
मतदान होगा। इस बार जो नगर निगम की सीट है वो कहाँ जाएगी? पिछली बार तो इस पर बीजेपी का कब्जा था, क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत में चुनावों का कितना महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, निकाय चुनाव हो। नगर के विकास का मार्ग प्रशस्त करना निकाय चुनाव की अहम भूमिका होती है। जनता की आवाज और जनता के विकास को जो है देश दुनिया में ले जाना। तो वहीं निकाय चुनाव, जहां अयोध्या की बात हो तो अयोध्या के विकास को प्रशस्त करती है। अयोध्या की राजनीति सदैव से ही राजनीति का केंद्र रहा है, चाहे आध्यात्मिक केंद्र रहा है। सदैव से अयोध्या ने विकास के मार्ग को प्रशस्त किया है, एक धार्मिक राजनीति को प्रशस्त किया है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर तमाम अटकलों के बाद जब निकाय चुनाव का तारीख फिरोजाबाद से देवेंद्र चौहान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। देवेंद्र का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, नगरीय निकाय इलेक्शन को लेकर फिरोजाबाद में किस तरह की तस्वीर? बिल्कुल साफ तौर से जो निकाय चुनाव की पूरी तस्वीर जो है बिल्कुल साफ हो चुकी है, क्योंकि डेट घोषित हो गई है। 4 तारीख को यहाँ पे मतदान होगा और 8 लाख मतदाता लगभग जो है वो इनका फैसला करेंगे कि आखिर कौन जीतेगा। यहाँ पे एक नगर निगम है, उसके अलावा अगर बात की जाए तो 3 नगर पालिकाएं हैं और जबकि 4 नगर पंचायत हैं। लोग हमारे साथ हैं कि ये चुनाव है कि किन मुद्दों पे चुनाव होगा, क्या लगता है आपको? चुनाव तो जो भी होगा वो यहाँ की सफाई व्यवस्था और चीजों को देखते हुए ही होगा और उसी को आदमी को वोट देना चाहिए जो यहाँ पे कार्य करते। बिल्कुल सफाई व्यवस्था की और उसकी काम की बात हो रही है। क्या लगता है कि कैसा काम होना चाहिए, जिन चीजों पे जो है बात होगी? सफाई अच्छा काम होना चाहिए। सब लोग यही चाहते हैं हमारे शहर में स्वच्छता हो, सफाई हो, बिजली हो, शांति चलती हो। तो मूलभूत सुविधाओं को लेकर ये इलेक्शन होना है, लेकिन एक तरह से ये लोकसभा इलेक्शन से पहले होना है, तो लिटमस टेस्ट साबित होगा योगी सरकार के लिए। आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में आज से नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव शुरू हो रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और प्रदर्शनी को देख रहे हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री क्लाइमेट कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। इसमें जलवायु परिवर्तन पर भी चर्चा की जाएगी। तो तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कॉन्क्लेव में पहुंच चुके हैं। 2 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब प्रदर्शनी को देखते हुए उसकी जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो इसमें जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की जाएगी। जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया जा रहा है और बस अब कुछ ही देर और, जिसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की जाएगी। देखिए, मौसम में जिस तरह से बदलाव हो रहा है, इसके पीछे का एक कारण जलवायु परिवर्तन माना जा रहा है और आज इसी मुद्दे पर चर्चा होनी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये मूर्ति भेंट की गई और ज्यादा जानकारी के साथ में शबाब जुड़ गए हैं। शबाब का रुख कर लेते हैं। शबाब, जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण माना जाता है। अब मौसम में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक अच्छी पहल इसे माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में क्या कुछ देखने को मिलेगा? 2 दिन तक ये कार्यक्रम रहेगा, तो क्या कोई और भी बड़े नेता इसमें शिरकत कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। उनके साथ ही केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरुण कुमार सक्सेना और राज्य मंत्री वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान और जलवायु परिवर्तन के मंत्री केपी मलिक भी मौजूद हैं। सीधे तौर पर इन 2 दिनों में देश दुनिया में हो रहे क्लाइमेट चेंज पर तमाम तरीके की चर्चा की जाएगी। जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो मौजूद हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पर्यावरण को लेकर के चीजों को बेहतर किया जा रहा है, किस तरीके से पर्यावरण को लेकर के सरकारें जो है लोगों को जागरूक करने की कोशिशें कर रही हैं, पेड़ लगाने, जो प्राकृतिक संसाधन है उनको बचाने, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के 2 दिनों तक कार्यशाला चलेगी। मुख्यमंत्री का संबोधन होगा, केंद्रीय मंत्रियों का संबोधन होगा, इसके अलावा जो मंत्री हैं उनका संबोधन होगा। इसके साथ ही साथ पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले जो तमाम पर्यावरणविद हैं उनको भी मंच से अपने एक्सपीरियंस साझा करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही साथ कैसे पर्यावरण को, संतुलन को बनाया जाए, कैसे क्लाइमेट को बेहतर किया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। आज से शुरू हुआ ये कॉन्क्लेव 2 दिनों तक चलेगा। आज और कल राजधानी लखनऊ में देश भर के तमाम जो पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, वो पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की है और कार्यक्रम इस वक्त शुरू हो चुका है। जी।
और तस्वीरें हम सीधी देख पा रहे हैं शबाब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही शुभारंभ हो चुका है और आज चर्चा हो रही है। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।